अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सजाद बजाज स्ट्रेट टॉक कम्युनिकेशन की तरफ से एक बार फिर मुखातिब हूँ। आज हमने एक मुनफरिद पर्सनालिटी को अपने शो में दावत दी है। ये पर्सनालिटी नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जानी जाती है बिकॉज ऑफ हिज एक्यूमेंट वाइल परफॉर्मिंग हिज जॉब इन गवर्नमेंट सर्विस। ये एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। इनकी ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस भी काफ़ी मशहूर है, उसकी मिसाल दी जाती है। और लोग जो आजकल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम इमुलेट दैट। और फिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी आए हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन्होंने अपना लोहा मनवाया और कई अवार्ड्स भी जीते और एक इंस्टीट्यूशन को कोऑपरेटिव स्टेटस से कॉर्पोरेट स्टेटस तक लिया। तो ये पर्सनालिटी हैं MY खान साहब, मोहम्मद यूसुफ खान साहब। जो इनको जानते हैं वैसे इनको सारे जानते हैं। इंटरनेशनली ही इज़ नोन, नेशनली ही इज़ नोन। और यहाँ एक हाउस होल्ड नेम है जम्मू कश्मीर में। इनको प्यार से माई खान भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने जो काम लोगों के लिए किया, सोसाइटी के लिए किया, वो काबिल तारीफ़ है। और आज भी उसका डिस्कशन, आज भी उसको डिस्कस किया जाता है और एक मिसाल दी जाती है। खान साहब, यू आर वेलकम टू द शो। शुक्रिया सजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, इट्स आवर प्लेजर टू होस्ट यू हियर इन दिस शो। सर, हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे अर्ली लाइफ के बारे में, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इंस्पायरेशनल स्टोरी है फॉर ऑल जनरेशंस टू कम। तो अपने चाइल्डहुड के बारे में ब्रीफली आप बताइए और एजुकेशन के बारे में। जी, मैं एक्चुअली आई वाज बोर्न इन सीर हमदान। यस सर। जो अनंतनाग में है, अनंतनाग पहलगाम रोड। यस सर। वाक़ा है। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की, फिर अनंतनाग कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज। यस सर। मैंने अनंतनाग प्रॉपर से किया। उसके बाद आई वेंट टू यूनिवर्सिटी में गया, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी। राइट सर। तो वहाँ से मैंने MSc किया। इट वाज इन द ईयर? दैट वाज इन द ईयर 1969-70। ओके सर। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ पोस्ट एडवर्टाइज हुए। यस सर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर्स, इट वाज अ न्यू कांसेप्ट इन द स्टेट टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर्स। उससे पहले यहाँ नहीं थे। राइट सर। और साथ साथ में लेक्चरर के लिए भी उन्होंने एडवर्टाइज किया। यस सर। तो मेरा सिलेक्शन दोनों जगह हुआ, एज लेक्चरर एज और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर पोस्ट के लिए कोई 750 एप्लीकेंट थे। उसमें से उन्होंने 60 चुने, उनका इंटरव्यू हुआ। yes, और उसके बाद 8 उनको अपॉइंट करने थे। तो उसमें मैं भी एक था, बेस्ड ऑन टोटल मेरिट एंड परफॉर्मेंस। यस सर। सर, आपका नाम पॉलिटिक्स से भी अक्सर जोड़ा जाता है। स्टार्ट से आप पॉलिटिक्स में भी थी, कोई इंक्लिनेशन थी आप? नहीं, मैं खुद नहीं था, मेरे फादर थे। ओके। मेरे फादर जो थे वो पहले महाजरा शुमारी थी और उसके बाद MC। ही वॉज अ वेरी स्टांच फॉलोअर एंड वेरी, और वो काफ़ी जेल भी गए, काफ़ी साल थी वो। 4-5 साल जेल में भी रहे। प्लिबिसिट फ्रंट जो था। यस सर। तो वो रास्ता था मुझे पॉलिटिक्स का जी। तो तभी से मैं जो अब्दुल्ला फैमिली है, शेख साहब से मिला। फिर बेग साहब तो रिश्तेदार थे हमारे। कज़न वाज मैरिड, उसकी बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी, तो उनके साथ वो ताल्लुकात थे। बट शेख साहब फैमिली के साथ तभी से हमारे ताल्लुकात है, प्लिबिसिट फ्रेंड से। जी। जब शेरी कश्मीर प्लिबिसिट फ्रेंड, जब वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो हमारे घर आते रहते थे। जी। सो आप पर जो, जब हम घरेलू ताल्लुकात देखते हैं कि जो आपके पॉलिटिक्स के साथ रहे, जो उसके दिग्गज पॉलिटिक्स जैसे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, तो उनकी फैमिलीज के साथ भी टाई अप था। तो पॉलिटिक्स में आप एंटर नहीं कर पाए? वाई? नहीं, कर नहीं पाया। मुझे बहुत मजबूर किया था पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए। मुझे जब मैं रिटायर हो गया उसके बाद द होल पार्टी वाज कीन कि मैं पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से। नहीं, मैं सर अर्ली लाइफ में कर रहा हूँ। अच्छा, अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ मेरा सिर्फ ये फादर की वजह से। हाँ, मैं था स्टूडेंट, एज स्टूडेंट आल्सो आई वाज वेरी एक्टिविस्ट बिकॉज हाँ, मैं एक्चुअली जेल भी गया हूँ 1 हफ्ता। दैट वाज वे बैक इन 1965 स्टूडेंट मूवमेंट में। तो बट अदरवाइज आई हैड नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं था। आपने अपना कैरियर फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर से स्टार्ट किया? दिस वाज अ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, एज इट वाज अ गेजेटेड पोस्ट। यस।
एडवर्टाइज बाय पब्लिसिस्ट। सीकॉप में आपकी पोस्टिंग हुई थी? नहीं, वो पहले मैंने इंडस्ट्री से शुरू किया, फिर मैं हैदराबाद भी बीच में गया ट्रेनिंग के लिए, जो सीएट इंस्टीट्यूट है वहाँ से ट्रेनिंग की। उसके बाद 70 में मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया एज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर। 75 में मैं इंडस्ट्री से सीकॉप में गया। अच्छा, 75 में आप? 75 में। तो ये भी नई ऑर्गेनाइजेशन थी सीकॉप। हाँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर पोस्ट नया था, कोई मेरे से पहले कोई नहीं था, मुझे भी शुरुआत करनी पड़ी। इसी तरह सीकॉप में भी हमने ही शुरुआत की। जो आपका सर ये गवर्नमेंट में कैरियर रहा है एज ए ब्यूरोक्रेट, आपने स्टार्ट किया एज इंडस्ट्रीज ऑफिसर, फिर सीकॉप, फिर एग्रो इंडस्ट्रीज में भी आप गए। सीकॉप के बाद मैं सिडको गया। सिडको मैं 84 में सिडको गया एज जनरल मैनेजर। 88 तक? 85 में मुझे एमडी बनाया गया। यस सर। फिर 88 तक मैं सिडको में था। फिर 88 लेटर पार्ट ऑफ 88 में टूरिज्म कॉरपोरेशन ज्वाइन की। तो वहाँ 88 से 93 तक मैं रहा। यस सर। 93 में फिर मुझे किडनैप किया गया। 93 में? जी, मार्च 93, 8 मार्च 93। सर ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके बारे में हमें बताइए। मैं एक्चुअली दिल्ली गया था और वापसी मुझे ये जो है हैदरपोरा के बाद, बिटवीन बरजुला एंड हैदरपोरा, यस सर, तो उन्होंने मुझे किडनैप किया। मैं दिल्ली से आ रहा था, उनको पूरी इंफॉर्मेशन, एयरपोर्ट से आप आ रहे थे? एयरपोर्ट से आते, उनको पूरी इंफॉर्मेशन थी किस गाड़ी में हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कितने बजे आ रहा हूँ। उन्होंने अपने बंदे रखे थे, तो उन्हें इंटरसेप्ट की मेरी गाड़ी। पहले 2 ऑटो लगाए बीच सड़क में, जो मेरे ड्राइवर ने हिट किए, और फिर उस 3-4 ऑटो और गनमैन थे। यस सर। तो मैंने फिर उसको रोका, मैंने कहा रोको या अदरवाइज ये मारेंगे हमें। तो फिर हमारी गाड़ी रोकनी पड़ी, और फिर मुझे वो अपने साथ ले गए ऑटो में टू ए रिमोट प्लेस उधर बड़गाम साइड में। फिर रात को वहाँ से फिर ओल्ड एयरपोर्ट की तरफ ले आए। ओके। तो जब ओल्ड एयरपोर्ट की तरफ लाए, वहाँ मैंने देखा बीएसएफ का बहुत बड़ा कैंप था, उधर से हम गुजर रहे थे। और फिर एक मकान में रखा जो भी बिल्कुल अलग, गोगो साइड से, गोगो साइड। हाँ बिल्कुल। तो उधर रखा, और उधर से फिर मैं रात को भाग गया। सर वो भागने की स्टोरी क्या थी? हमने सुना है उसके बारे में, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं। नहीं, मैंने उनसे बात की। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पहले मैं समझ गया था कि ये पैसे के लिए भी वो किडनैपिंग करते थे। मैं पहले समझा शायद उनको पैसा वैसा चाहिए। मैंने उनको प्रॉमिस किया, यार मैं पैसा अरेंज करूँगा जितना हो सकेगा, बट और मैं, उन्होंने कहा हमने पैसे के लिए किडनैप नहीं कर रहे हैं, हमें आपके एवज में कुछ बंदे छुड़ाने हैं। ओके। हमें आपके ताल्लुकात मालूम है, आप माधवराव सिंधिया को जानते हैं, राजेश पायलट को जानते हैं, इन सब को आप जानते हैं, वो सारे इंटरव्यू करेंगे और हमारे कुछ बंदे तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन है, आप मेहमान हैं। उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट किया, कोई हैंड कफिंग नहीं, कुछ नहीं, वेरी नाइस टू मी। मैं भी अच्छी तरह उसकी बात की। तो बट अल्टीमेटली उनका ये था कि मैंने सोचा ये लंबा मसला है कि गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी, कितना टाइम लगेगा, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, जो इनकी डिमांड होगी, मुझे तो ये मारेंगे फिर अगर नहीं छोड़ेंगे तो। बिकॉज़ एग्जांपल्स वर देयर, उससे पहले मुशीरुल हक, एक वो गुलाम नबी था, पीएनबी का एक मैनेजर भी था, सैयद गुलाम नबी, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, यस, उसको भी किया था, उस बेचारे को भी मारा था। सो अब आई थॉट ये बड़ा मसला। फिर रात के मैंने देखा इन बेचारों को, कोई जख्मी था, कोई नेवर नॉट वेल, मुझे दैट वे, वो दवाई खा रहे थे, एंटीबायोटिक दे रहे थे, पेन किलर्स ले रहे थे। तो अब अल्टीमेटली वो सो गए, मैं आई ऑल्सो प्रिटेंडेड मैं भी सो रहा हूँ। तो मैंने जब देखा ये बट आपस में बातें की, यार बाहर वो बंदे खड़े हैं, उधर खड़ा है, इधर खड़ा है, पर मुझे मालूम था ये बांधा कोई खड़ा नहीं है, मुझे डराने के लिए कर रहे हैं। खैर मैंने भी प्रिटेंड किया मैं सो रहा हूँ, तो ये सो गए। जब सो गए तो मैं उठा आराम से। बाथरूम मेरी एडवांटेज थी कि उनका बाथरूम बाहर था, मकान से बाहर, ठीक, तो आपको बाहर निकल के बाथरूम जाना, नया मकान था, अभी वो फिनिश नहीं हुआ था। तो मैंने कहा अगर ये जागेंगे मैं उनको बोलूँगा मैं बाथरूम जा रहा हूँ। मैंने जब वो जो चुटकी होती थी मैं खोलनी से, तो उसमें आवाज़ आ गई, मैं घबरा और वापस गया।
अच्छा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, इतनी थे ज़बरदस्त। मैंने कहा उनकी आवाज़ से नहीं जाएगी तो इससे कैसे जाएगी? तो मैंने दूसरी अटैम्प्ट मारी वो चुटकी आहिस्ता से खोली, एक राउंड मारा, मैंने चप्पल पहनी, नायलॉन चप्पल उनकी, एक राउंड मारा और देखा कोई नहीं है तो भाग गया वो बीएसएफ, वो जो था, क्योंकि उनकी बड़ी लाइटें थी। तो मैं जब आया था तब मैंने देखा है, 1.5 किलोमीटर था वहां से। मैं नंगे पाँव गया। आई कैन इमेजिन कि आप किस एरिया में होंगे। जी यस। तो बीएसएफ के जब पहुंचा, मुझे उन्होंने सारे कपड़े वापड़े चेंज किए थे। अच्छा। क्योंकि जब पहली जगह जहाँ गए थे, फिर उनको लगा वो जो घर था जहाँ मैंने रखा था कि उन्होंने पहचाना है उसको। क्योंकि उस लेडी ने जब इन्होंने कपड़े वपड़े लाए थे चेंज करने के लिए, उसने कहा नहीं ये कपड़े आपके नहीं पहनेगा, मेरी बेटी की शादी थी, मैं अपने कपड़े इसको दूँ। अच्छा। तो फिर उसने मुझे कहा भी, मैं बाथरूम जा रहा था, कहा था मैंने पहचाना, ये गलत बोल रहे हैं कि आप इनमें से हैं। अच्छा। तो आप खान साहब है। चुप बैठा, मैंने कुछ कहा नहीं, बट इनको शक हो गया। फिर मुझे वहाँ से निकाला। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे उस घर में रखा, वहाँ से जहाँ से आप भाग गए। तो जब मैं उधर पहुंचा बीएसएफ जहाँ जो उनका वो था गेट, नहीं गेट ही उनका था, बंकर, बहुत बड़ा बंकर था। तो जब वहाँ पहुंचा, कोई वहाँ था, वो मुझे गोली मारने लगा। ही वाज अबाउट टू हिट मी। वहाँ से सरदार एक निकले जो अफसर थे, उनको उसने कहा रोको, पहले मुझे देखने दो। तो उसने पूछा आप हैं कौन, आप क्यों भाग रहे हैं? मैंने बोला उनको मेरा नाम इस तरह है। अच्छा क्या पूरा नाम है? मैंने कहा हाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आप आ जाओ। अच्छा। तो मुझे वो ले गए उस बंकर में। यस सर। फिर वहाँ मुझे बहुत ही घबराहट थी, शिवरिंग। फिर उन्हें मुझे काफ़ी 4-5 कप दे दिए, एक ब्लैंकेट दी, बॉटल दी। इट वॉज अ ह्यूज रिस्क। नहीं जागते तो वो मुझे छोड़ते नहीं, अगर उस वक्त जागते जब मैं निकला। अच्छा, बट जब मैं वहाँ था बंकर में, थोड़ी देर में वहाँ से फायरिंग शुरू हो गई, उधर से, उसी जगह जहाँ से मैं था। उन्होंने कहा मुझे ये कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इसी में ये फायर भी उन्होंने ही किया कि अगर कहीं हो गया आप निकलेंगे। That was a very risky proportion. उसके बाद मैं घर आ गया। तो आफ्टर एक आध महीने के बाद मुझे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आई शुड लीव। उन्होंने मुझे आप खुद जाइए या हम कहीं आपका देखेंगे। That's why you left this place. That is why I left the place. जो हमें गैप मिलती है आपके प्रोफाइल में, 2 साल आप 93 to 95 के बाद। अच्छा, इस दौरान जब आप एज अ ब्यूरोक्रेट थे, मुख्तलिफ पोजीशंस पे थे, तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं कैरियर में। इस दौरान कोई ऐसा मेजर वाक़ा जो आपके कैरियर पे आया या जिसने आपको बूस्ट किया? नहीं, जब मैं सिकाप में था, उन दिनों एक बाली साहब हुआ करते थे। जी सर। ही वाज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। मेरे एमडी गए थे ऑस्ट्रेलिया कुछ ट्रेनिंग के लिए, तो आई वाज ऑलमोस्ट इन चार्ज हैंडलिंग द ऑर्गेनाइजेशन। उन दिनों में मुझे पता चला कि कुछ कहीं छोटा काम वाम कुछ हुआ है, जिसमें कुछ भंग नहीं हुई है। मैंने उस इंजीनियर को बुला के मैंने उसको सस्पेंड किया। अल्टीमेटली पता चला वो बाली साहब का लड़का उसमें हुआ। तो वो आके उसने मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा किया। अच्छा, कि आपने ये किया, ये मेरा बेटा है, मैंने कुर्बानी दी है। तो आफ्टर सम टाइम बाली साहब बन गए मिनिस्टर, और वो भी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। अच्छा। तो फारूक साहब को कहीं जाना था, आई थिंक ही हैड टू गो टू सम फॉरेन कंट्री। तो खैर, तो उसने फारूक साहब के पीछे पड़े, नहीं जी उसको हटाना है वहाँ से, उसको अटैच करिए, वो करिए, ये करिए। उसने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं आ जाऊँगा वापस, मैं देखूँगा। लेट मी सी। तो खैर अल्टीमेटली वो भी मजबूर हो गए, कहा ठीक है ओके, फिर अटैच कर रख लो उसको फिलहाल चीफ सेक्रेटरी के साथ। अच्छा, ठीक। जब फारूक साहब गए फिर वो चीफ सेक्रेटरी के पीछे पड़े नहीं, उसको मेरे साथ अटैच किए। उसने कहा मैं नहीं करूँगा, फारूक साहब के इंस्ट्रक्शन जो है मेरे साथ है, जब वो वापस आएंगे तब देखेंगे। तो वापसी पर आके फिर फैसला यही हुआ कि अटैच नहीं करेंगे उसके साथ। तो मेरी पोस्टिंग उन्होंने की एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज। हाँ, फिर मेरा 5-6 महीने। तो उसके बाद मैं फिर सिडको में गया। सिडको कोई ये एक वाक़ा है जो मुझे। अच्छा, जो या सर एक ऐसा कोई काम कि यू फील प्राउड, यस, एज अ ब्यूरोक्रेट, एज एन ऑफिसर इन इंडस्ट्रीज, इन टूरिज्म और इन एग्रो इंडस्ट्रीज, कि आपको आज भी फख्र हो रहा है कि यस आई डिड दैट,
ये मेरे नाम से। इंडस्ट्रीज का मैं ये बता दूंगा कि मेरे टाइम में यहाँ इंडस्ट्रीज का स्कोप ही नहीं था जब आप इंडस्ट्रीज में थे। मेरे को सिर्फ फख्र ये है कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। यस सर। अगर आप देखेंगे जैनकूट इंडस्ट्रियल एरिया, वो लैंड मैंने ली है। ओके। बागेली मर्दान इंडस्ट्रियल एरिया मैंने शुरू किया। बड़ी ब्राह्मणा में पहले इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ मैंने एडिशनल लैंड एक्वायर की। यस सर। और सबसे ज़्यादा जिसका मुझे फ़ख्र है वो है जो पुलवामा में इंडस्ट्रियल एरिया है, लसीपोरा। अच्छा, वो आप ही नहीं। वो लैंड जब मैंने ली तो सब ने कहा वो लैंड मुझे इतनी सस्ती पड़ी, यू कैन बिलीव मी। मैं काफ़ी घूमता रहा, मैं देख रहा था कि कहीं बहुत बड़ा चंक लैंड मिल जाए तो उसको फ्यूचर के लिए मैं ले लूँ। तो मैंने लसीपो वहाँ जाके मैंने देखा और हमें वो लैंड मिला 15,000 रुपये कनाल। ओके। तो मैंने कुछ उस वक्त कोई 350 कनाल ज़मीन खरीदी। सब ने कहा यहाँ कौन आएगा, यह क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा आपको नहीं मालूम है, श्रीनगर और उसके अराउंड कोई ज़मीन है नहीं। ये सबसे नज़दीक जगह है जितना इतना बड़ा पैच लैंड का अवेलेबल है। उसमें कुछ गवर्नमेंट लैंड थी, कुछ वो था, कुछ खालसा सरकार था। मैंने कहा दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट। और फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भी मुझे अप्रोच किया था, दे वांटेड, उसको उनको भी कुछ लैंड। मैंने फिर उनको भी फर्स्ट अलॉटमेंट जो थी उनकी ये हुई, तो उससे शुरुआत हुई। अब आप देखिए लसीपोरा इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है, विच इज बजिंग विद एक्टिविटी। और मुझे यही फख्र है कि मैंने कुछ किया, एटलीस्ट लोग कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए जहाँ एटलीस्ट कुछ इंडस्ट्रीज आ गई, जो लोगों को सहूलियत मिली। दूसरा, यहाँ जो था रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ बड़ा टाइम लगता था। यस सर। मैंने कैंप एक लगाया यहाँ जो एग्जिबिशन ग्राउंड में। यस सर। जो हमारा एग्जिबिशन ग्राउंड होता था, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। मैं गया वहाँ दिल्ली NSI में, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ से मैंने कुछ सिलेक्ट प्रोफाइल बना लिए, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स। यस सर। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हेयर, बेस्ड ऑन द डिमांड हेयर, बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल हेयर। वो मैं लेके आया कोई आई थिंक 250। वो मैंने फिर एग्जिबिशन किया। वो जिन जो लोगों को बुलाया, लड़कों को बुलाया, उसमें से उन्होंने सिलेक्ट की और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन मैंने दे दी। जहाँ 3-3, 4-4, 5-5 महीने लगते थे, वहाँ हमने एक दिन में सिंगल विंडो सिस्टम। सर, मैंने भी कई इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ चला रहे हैं। ही टॉक्ड हाई अबाउट यू कि आपने कैसे उनको हैंड होल्डिंग की। आप खाली उनको एनकरेज नहीं कर रहे थे, कि जो हमने सुना, जो फीडबैक हमें आया कि आप इंडस्ट्री का, आप उनको फिर हैंड होल्ड भी करते थे, गाइड भी करते थे कि हाउ टू रन इट सक्सेसफुली। देखिए, मैं बताऊंगा, यहाँ सिटील इंडस्ट्री थी, वो जो कॉर्गेशन ऑफ शीट्स, तो ये बहुत पॉपुलर हो गई यहाँ। ये मैंने ही शुरू किया टू गेट रॉ मटेरियल लाना है, इनको देना है। और फिर मैंने इम्पोर्ट शुरू किया। यस सर। तब तक इम्पोर्ट यहाँ नहीं होता था, डायरेक्ट इम्पोर्ट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहली थी जिसने इम्पोर्ट स्टार्ट किया है जी। और मुझे याद है कि उस वक्त जब उन्होंने देखा साहब ने, मैंने इनको बोला, यार देखो, एक तो हम करते ही करते हैं, आपके पास पैसा, डायरेक्ट क्यों इम्पोर्ट नहीं करते आप? तो मैंने उनको रास्ता दिखाया था कैसे आप डायरेक्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक मनी। Yes, sir, you are और दैट वाज वन थिंग विच रियली हेल्प। मुझे याद है जो मेरे पास ये छोटे मोटे ये ट्रंक वाले, ये स्टील वाले आते थे, साइकिलों पर, स्कूटरों पर, बाय द टाइम मैं निकला, माशाल्लाह उनके पास, सबके पास गाड़ियाँ थी, उनके पास अच्छे मकान थे। आई वाज सो हैप्पी, दिस वाज माय कंट्रीब्यूशन। एटलीस्ट मुझे लगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन है उनको बनाने में। इस वक्त भी अगर आप उनमें किसी से बात करेंगे, वही यही करेंगे। दैट्स व्हाई इन द इनिशियल स्टेज मैंने कहा कि आप हाउस होल्ड नेम है, बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो इसी तरह मैंने यहाँ देखे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए इनको रॉ मटेरियल की बड़ी, सिल्क की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, सिल्क अवेलेबल नहीं होता था। फिर मैंने एक रॉ मटेरियल बैंक खड़ा किया। मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट किया सिल्क फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम ओवरसीज से हमने सिल्क इंपोर्ट किया। फिर मैं खुद गया, आसाम गया, बिहार गया, तो वहाँ से मैंने डायरेक्ट मटेरियल लाना शुरू किया और कारपेट वालों को वो सप्लाई किया। दैट वाज अ ग्रेट रिलीफ फॉर देम। उन बेचारों को जो मुश्किल से मिलता था,
वो मेरी वजह से उनको वो सहूलियत मिली। तीसरा जो मैंने किया, एग्रो इंडस्ट्रीज़ का मैं एक वाक़ा बताऊँ। एग्रो इंडस्ट्रीज़ में फर्टिलाइज़र जो होता था बहुत ही महंगा होता था, ब्लैक होता था, अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। वो मैंने शुरू किया डायरेक्ट लाना फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र। मुझे याद है जब मैं शुरू ये किया, एग्रो इंडस्ट्रीज़ के पास कोई पैसा नहीं था। अच्छा। अब सब कहते थे आप तो शुरू तो कर रहे हैं, तो पर पैसा कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा आप देख लीजिए, मैंने एडवर्टाइज किया, मैंने बोला यार अगर एजेंसी किसी को चाहिए फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे पास आओ और 20-20 लाख रुपए एडवांस देने हैं। और उन्होंने 20-20 लाख रुपए लाए। वही पैसा मैंने यूज किया टू गेट द फर्टिलाइजर डायरेक्टली फ्रॉम जो मैन्युफैक्चरर्स। और आप बिलीव नहीं करेंगे, फिर वो फर्टिलाइजर रेडो में बिकने लगा और इतना चीप हो गया, और जो उसकी सारी वो ब्लैक मार्केटिंग होती है वो खत्म करवा दी मैंने। सर 95 में आप फिर वापस आए, 2 साल आपने बाहर गुजारे एक उस किडनैपिंग एपिसोड के बाद। 95 के बाद आपका कैरियर एक शिफ्ट कर गया, आप बैंकिंग सेक्टर में आ गए। तो इस बारे में आप बताइए शिफ्ट कैसे हुआ। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं जाना चाहता था टूरिज्म में, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। टूरिज्म का बहुत आफ्टर एग्रो, जब ये नई गवर्नमेंट आ गई, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी। यहाँ चीफ सेक्रेटरी हमारे होते थे अशोक जेटली उसने मुझे मेरा काम देखा था पहले, जब सिडको में था, जब मैं सीकॉप में था, वही मुझे सीकॉप में लेके आए इंडस्ट्री से। तो उसने जब सारा कुछ उसने कहा नहीं, मैं आपको बैंक में भेजना चाहता हूँ। दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन यू शुड हैंडल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट इस वक्त उस हालत में नहीं है जो होनी चाहिए उसकी। एंड मुझे पूरी उम्मीद है आप वहाँ इसको ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले पाएंगे जी। तो मैंने एग्री किया। मैंने कहा ठीक है, अगर आप समझते हैं कि मेरे लिए ठीक है। और आपको पता नहीं मालूम है कि अखबारों में निकलने लगा कि साहब ये इसको बैंकिंग एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो ये कैसे बैंक चलाएगा। एग्जैक्टली, इट वाज अ चैलेंज फॉर मी, इट वाज अ चैलेंजिंग जॉब था, बड़ा चैलेंज। आई एक्सेप्टेड द चैलेंज, बट थोड़ी सी वो मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुई थी जब मैं बाहर था। एक तो सिडको में हम फाइनेंसिंग करते थे मीडियम एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स, एक तो मुझे वो एक्सपीरियंस थी। फिर मैं जब बाहर गया, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ वो भी ये काम कर रहे थे, वो रॉ मटेरियल बैंकिंग, और ये वहाँ मुझे बैंक के साथ काफी एक एक्सपोजर मिला वहाँ पे जी। वो एलसी कैसे खोलते हैं, एलसी ये सारा मुझे थोड़ा सा आइडिया था अबाउट हाउ टू डू इट, इसलिए वो मुझे काम आया। सिडको का जो टेन्योर था प्लस जो बाहर 2 साल रहे, उससे मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिल गया था। बट सर एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड कि फर्स्ट इंस्टेंस में आपकी आरबीआई ने अप्रूवल नहीं दिया था आपकी चेयरमैनशिप को। व्हाई वाज दैट, व्हाट वाज दैट? जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो उस वक्त चेयरमैन थे, शायद उसके कनेक्शन भी थे, एसडी सिंह साहब थे, रिलेशंस वाज डिप्टी गवर्नर और व्हाटएवर। अच्छा, आई बिलीव, आई थिंक दैट वाज वन रीजन। मे बी द अदर रीजन वाज फॉर आरबीआई की एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है बने की इतनी, तो क्या चलाएगा बैंक। बट आफ्टर 3 months इट हैपेंड। यस, इट टुक कपल ऑफ मंथ्स। सो 3 months वो आपने शायद एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस नहीं, उन्होंने मुझे रखा था ओएसडी, सॉर्ट ऑफ ओएसडी, बट आई वाज हैंडलिंग द बैंक ड्यूरिंग दैट टाइम, द फाइनेंस मिनिस्टर, आई वाज हैंडलिंग द बैंक। सो फर्स्ट चैलेंज आपको बैंक में क्या मिला जब आपने एंटर किया दिसंबर 1996 में जी? तो व्हाट वाज द चैलेंज जब आप बैठे उस कुर्सी पे एज चेयरमैन? चैलेंज तो बहुत थे, बट एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बंदे थे, आई कैन टेल यू, वी हैव जो मैन पावर हमारा है इज एक्सेलेंट मैन पावर इन बैंक। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। दैट्स माय एक्सपीरियंस, दैट्स हाउ बैंक, यू नो। मगर मैंने देखा इनकी वो मोटिवेशन नहीं है, उनकी वो जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं है। डरे हुए से देखे मैंने लोग, किसी कोई डिसीजन लेने में मैंने देखा ये काफ़ी डरते हैं, नहीं लेते हैं। और उसका फिर मैंने देखा है, क्योंकि उनमें कुछ इमीडिएटली कुछ छोटा सा प्रॉब्लम होता था, हालांकि उसमें मे बी कंसर्न मैनेजर या इन्वॉल्व नहीं होता था, बट इन्वॉल्व करते थे बेचारों को अननेसेसरी।
तो मुझे पहले उनको पूरा सपोर्ट देना था। मैंने उनको बोला यू विल हैव टोटल सपोर्ट, यू टेक डिसीजंस। जो अच्छा, वो डर रहे थे, वो डर रहे थे, दो बहुत ज़रूरी है। दूसरा चैलेंज जो था कि इनको ये पता ही नहीं था कि हमने मसलन काम कर रहे हैं हम किसी ब्रांच में। इनका यही था कस्टमर आता है उसको कैटर करो, न कोई टारगेट फिक्स होते थे, न कोई उनको कोई टारगेट मिलता था कि भैया ये टारगेट है अचीव। रैंडमली काम चल रहा था जैसे चल रहा था, जैसे चलता है ऑर्गेनाइजेशन में। यही ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे, ये दुकान है, इसमें चीजें बिके तो बिके, वैसे ही था यहाँ भी। और लोग टाइम पर नहीं आते हैं दफ्तर, वो भी मैंने चेक किया। तो आई स्टार्टेड सरप्राइज विजिट, सरप्राइज चेक्स। आई रिमेंबर दैट। मैं तो ब्रांच में 9:45 बजे बैठता था, उनको पता ही नहीं होता था। जब मैं आता था तो फिर जब वो आते थे मैंने देखा लोग लेट आ रहे हैं, अपनी मस्ती में आ रहे हैं। So first thing तो वो डिसिप्लिन मैंने रेस्टोर किया। यस, आई कंट्रोल दैट। इवन हेड ऑफिस में आपको पता नहीं, मेरा गेट बंद होता था 10 बजे, वो शुरू किया मैंने। यस सर। तो फिर अब लेट आए लोग, 2-3 बार मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, आई शुड गिव देम टाइम टू, बिकॉज इनको आदत हो गई है, उनको चेंज करनी है वो आदत। कुछ लोगों ने कहा नहीं सर वहाँ ट्रैफिक जाम था। मैंने कहा देखो ये मेरी आदत रही है शुरू से। मैं जब इंडस्ट्रीज में था, मैं सीर जाता था घर, जो मुझे 2 घंटे लगते थे सीर से वहाँ तक। मैं मंडे सुबह निकलता था 7 बजे, सो दैट मैं दफ्तर 10 बजे पहुँच जाऊँ। मेरी ये शुरू से आदत रही है, मैं कभी लेट खुद नहीं गया हूँ। तो मैंने कहा ये उनको समझाया मैंने कहा देखो आपको ये आदत डालनी है। आपको पता है ये ट्रैफिक जाम होगा, आपको पता है कहीं प्रॉब्लम, यू शुड लीव अर्ली। 15 मिनट जल्दी निकलो, आप पहुंच जाओगे वक्त पर। तो वो डिसिप्लिन लाया मैंने कहा टाइम पर आने का डिसिप्लिन लाया। उसके बाद मैंने देखा कि ये टारगेट वारगेट है ही नहीं, तो मैंने ब्रांच मैनेजर्स की मीटिंग शुरू की हर एक जगह, श्रीनगर में, बडगाम में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। मुझे याद है दिल्ली में जब गया तो मैंने कुछ टारगेट फिक्स किया है अपने मैनेजर्स का, सब ये टारगेट आपने अचीव किया करना है। तो मैं बाद में मुझे पता चला, कुछ लोग कहते हैं पागल आया है, ये कैसे हम कर सकते हैं। लास्ट ईयर से हम ये कहता है कि 60-70% ज़्यादा करना है, हाउ कैन वी डू इट। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने वो टारगेट ही नहीं अचीव किया, वो भी सरपास किया। यस सर। बिकॉज मुझे लगा कि उनको थोड़ा सा ये लगा कि नहीं यार माहौल चेंज हो रहा है, हमें डिलीवर करना है अगर जिस बैंक में रहना है, और ये हमारे लिए बेटर है। बिल्कुल। तो क्योंकि कुछ स्टेप्स मैंने लिए, फास्ट ट्रैक प्रमोशन इमीडिएटली मैंने इंट्रोड्यूस की, फास्ट ट्रैक प्रमोशन सिस्टम। उनको लगा यार काम करेंगे तो प्रमोशन भी मिल जाएगी। और तीसरी चीज़ जो थी कि जो बाकी स्टेट्स हैं लाइक बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, कोई जाना नहीं चाहता था। यस सर। मैं पता क्या यार क्यों नहीं जाना चाहते हैं, उनको इतना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ये जाना क्यों नहीं चाहते। फिर मैंने देखा कि यार बेचारे जाएंगे कैसे। बॉम्बे किसी की ट्रांसफ़र होती थी जी सर, उस बेचारे को अकोमोडेशन नहीं होती थी, उसको एक अमाउंट देते थे, उस अमाउंट में ब्रांच के नज़दीक उनको अकोमोडेशन नहीं मिलती थी, उनको जाना पड़ता था 20 किलोमीटर दूर। वहाँ से फिर वो बेचारों को टाइम नहीं मिलता था, मतलब टाइम लगता था करनी थी। वो घर संभालते, बैंक को संभालते, बैंक पर भी उसका असर पड़ता था, अपने को भी असर पड़ता था। आई स्टार्टेड बाइंग अपार्टमेंट्स, उनके लिए अकोमोडेशन क्रिएट की। आउटराइटली आपने बैंक के लिए अपार्टमेंट्स खरीदने शुरू, एवरीवेयर। यस सर। बॉम्बे में मैंने, आपको पता नहीं, आपको शायद मालूम होगा, मैंने 70 अपार्टमेंट लिए लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में, 14.5 लाख एक अपार्टमेंट। इस वक्त वही अपार्टमेंट 2.25 करोड़ का है। दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी आपने लिए? गुड़गांव में मैंने 180 अपार्टमेंट खरीदे, 8.5 लाख की पर अपार्टमेंट, 1 करोड़ का है इस वक्त वो अपार्टमेंट। उस वक्त आपको काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ था कि रियल एस्टेट में डायरेक्ट ये फ्लैट लेना ये जी बैंक के लिए खतरनाक है। नहीं, कुछ लोग ये भी, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, हो भी सकता था, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मगर मैंने वो एंगल नहीं देखा। मैं एप्रिसिएशन होगी इसकी या डिप्रिसिएशन होगी, मैंने एंगल ये देखा कि यार लोगों की सहूलियत के लिए, अगर स्टाफ को काम करना है, उसके बाद वो जो स्टाफ था वो सिर्फ अपना सूटकेस लेके जाते थे, उनके पास फर्निश्ड अपार्टमेंट थे विद गैस कनेक्शन, विद एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो तभी वो काम कर पाए वो। और नॉट दैट ओनली, फैमिलीज को साथ ले गए, बच्चों को के लिए पढ़ाई उन्होंने शुरू की
क्योंकि कोई इशू नहीं था। यही बेंगलोर में था, ये मद्रास में था, ये दिल्ली में था। तो उसकी वजह से फिर यू वुड बिलीव मी, लोग अब फिर जाना चाहते थे कि नहीं हमें बॉम्बे भेजिए, बेंगलोर भी, हमें एक्सपोजर मिलेगा। yes. ये भी बहुत बड़ा कदम था जो जिसने हेल्प किया। दूसरा, मैंने जैसे मैंने आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर माय, जो मैंने स्पीच दिया वहाँ IAS अकेडमी में, ATM, यस, ये बताइए। जब मैंने उनको बोला कि यार साहब हमारी, उन्होंने पूछा मुझे, सब बैंक ने सडनली कैसे इतनी तरक्की की। तो मैंने कहा साहब मैंने ATM इंट्रोड्यूस किया। वो कहते साहब ATM तो सब बैंक्स के पास है, आपने ये कौन सी यूनिक चीज। तो मैंने कहा नहीं, मेरा ATM कुछ डिफरेंट है। yes, sir. तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया उनको, माय ATM इज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट। yes, दैट वाज माय ATM। yes, sir. दैट्स व्हाट दे अप्रिशिएटेड। इस पर यू वुडंट बिलीव मी, कितना वो जो IAS प्रोफेशनल्स थे, हाउ मच दे अप्रिशिएटेड इट। I got a standing ovation from them. And it was that is what we implemented. Yes, practically I can implement assure you, मैंने कभी भी किसी के कहने पर, पॉलिटिकल और अदरवाइज, किसी प्रमोशन नहीं दी, अपॉइंटमेंट नहीं की, ट्रांसफर भी नहीं की, ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर। कोई आज के डेट में भी मुझे कहा हाँ जी उन दिनों किसी के अपॉइंटमेंट या प्रमोशन किसी सिफारिश की वजह से और किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट हुई, नो। That's why people remember your era in JK Bank as golden era. कि यही ATM फैक्टर जो आपने इम्प्लीमेंट किया, इट इज बीइंग डिस्कस्ड, इट इज बीइंग रेफर्ड टू इवन टुडे बाय टॉप ब्यूरोक्रेट्स कि दिस इज द थिंग वन शुड फॉलो। सर मुझे लगता है उससे काफी वही तो बेस थी सर, वही उसी ने ट्रांसफॉर्म बैंक को किया। दूसरा मैंने क्या किया, डायरेक्ट कांटेक्ट शुरू किया विद द कस्टमर। आपको आई डोंट नो वेदर यू कॉल, हर एक जगह, हर एक सिटी में मैं जाता था और कस्टमर मीट्स का, और डायरेक्ट कस्टमर से फीडबैक लेता था। यस सर। वो, और जो कस्टमर से फीडबैक मिलता था वो कहीं नहीं मिलता आपको। एज चेयरमैन आप खुद जाते थे? मैं खुद जाता था। ओके। और उनके साथ डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग करता था, और उससे फिर जो भी हमारी डेफिशिएंसीज थी या कमी थी वो हम पूरी कर पाते थे। सर बैंक की जो ये फंडामेंटल्स है ना, ये इसको समझने के लिए आपको कितना टाइम लगा जब आपने ज्वाइन किया? नॉट मच टू बी ऑनेस्ट। मुझे याद है मैं गया कराट प्लेस ब्रांच में। यस सर। किसी के भी यूनिट के बारे में कुछ आई थी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा यार मुझे दिखाओ इसका जो एलसीज खोली है आपने। अच्छा। तो मैंने वहाँ देखा कि उन्होंने एलसीज खोली थी, एक एलसी डिवाल हुई थी और उसके बाद एलसी खोली थी। जब मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये कैसे होगा, आपने ये एलसी डिवाल हुई है। वो परेशान हो गए, मुझे कैसे ये पता है ये एलसी कैसे डिवाल हुई है, आप दूसरी एलसी। उस पर पकड़ा मैंने मैनेजर को, मैंने कहा हाउ डिड यू डू इट, कैसे किया आपने? वो बिलीव नहीं करते थे ये मैं हूँ कि जो नया आया है वो। बट अल्लाह ने शायद थोड़ी सी वो काबिलियत दी थी कि, और थोड़ी सी मैंने शुरू से ही समझना शुरू किया कि कैसे चलाना है, कैसे चलाना है। और फिर मैंने अपने सीनियर ऑफिसर जो बैंक में थे उनको एनकरेज किया। मैं उनको नहीं उनके साथ बैठता था, मैं उनसे सब भी को थोड़ा कुछ सीखा फीडबैक शुरुआत में, बिकॉज वो काफी देर बैंक में थे, उनकी एक्सपीरियंस थी। यू लेवरेज्ड अपॉन देयर एक्सपीरियंस। नेचुरली वो तो होता ही है। एक टीम बनाई आपने, टीम बनाई। आपने देखा होगा जो टीम वर्क हमारे टाइम में था, मैंने ये भी शुरू किया है कि नहीं ये सिर्फ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जब मैं आया मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली जो सीनियर ऑफिसर्स में उनमें आपस में काफ़ी बिकरिंग है, विच वॉज ट्रू, जो सही था। मैंने बहुत फिर कोशिश की कि ये ख़त्म होनी चाहिए। तो मैंने अब उनकी ये नॉट ओनली बैंक में कि वो आपस में मिले या मीटिंग्स करें, मैंने आउटसाइड उनको सोशल गैदरिंग शुरू की, फैमिलीज की गैदरिंग शुरू की। उससे बहुत फायदा हुआ। अच्छा, उनमें वो यूनिटी बढ़ गई। सर उसको उससे बैंक में काफ़ी हेल्प हो गया। सर 1998 में आप फर्स्ट टाइम आपने बैंक को लिस्टेड कंपनी बनाया, यू वेंट इनटू द मार्केट। व्हाट वर द रीजंस फॉर टेकिंग बैंक टू द मार्केट? देखिए आई डोंट नो, आप सजाद यू रिमेंबर कि जब शुरू में मैं ये कस्टमर मीट करता था या जाता था, बहुत लोगों को पता ही नहीं था वो जेके बैंक है। वो समझते थे ये कोई कोऑपरेटिव बैंक है जेके का, ये नो कि ये कमर्शियल बैंक है। और जब मैंने पब्लिक इशू इसलिए लाया, मैंने कहा एक तो पैसा चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, एक्सपेंशन के लिए जी सर।
और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आरबीआई की, इतना पैसा होना चाहिए, नेटवर्थ होनी चाहिए अपनी इतनी, एक तो उसको बढ़ाने के लिए। दूसरा मैंने देखा इससे एक्सपोजर मिलेगा, और वही हुआ। जो पब्लिक इशू लाया हमने, तभी सब ऑल ओवर इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया, लोगों को पता चला यार जेके बैंक एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि तब तक 1-2 साल हो गए थे, बैंक प्रॉफिट बना रहा था, बिजनेस बढ़ गया था, तो लोगों की समझ में आया नहीं, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बैंक। ये नहीं है कि वो जो हम समझते थे छोटा सा बैंक, कॉपरेटिव बैंक। अच्छा, आपको मालूम है हम सिंगापुर गए, यस सर, यूके गए, अमेरिका गए, इवन ये जो है यूएस में 1-2 बड़े जो उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की जेके बैंक। सर मुझे याद है हार्वर्ड ने इन्वेस्टमेंट की, कैन यू बिलीव इट? ओके, हार्वर्ड एज ए इन्वेस्टर दे इन्वेस्टेड इन जेके बैंक। जब हम गए मीटिंग्स की, उनको समझाया व्हाट जेके बैंक इज, व्हाट द फ्यूचर ऑफ जेके बैंक इज, उन्होंने भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की। उस दौरान आपने मेट लाइफ के साथ भी वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के लिए टाई अप किया था, उससे भी बहुत फायदा हुआ। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं खुद गया न्यूयॉर्क, यस सर, जो मेट लाइफ का प्रेसिडेंट है उससे मिला, बिल टोपेटा, यस, उससे मैं मिला। तब तक तो जेके बैंक कहीं था ही नहीं ना, उनके दिमाग में नहीं था कि जेके बैंक इज ए बैंक व्हिच वी कैन कंसिडर ज्वाइनिंग। तो उसको मैंने मोटिवेट किया कि साहब आप देख लीजिए, व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस। फिर शापूजी पालन जी, वो भी, उनके साथ उनका ऑलरेडी रब्ता था, फिर हम आए, तो वी बिकेम पार्टनर्स, मेट लाइफ, शापूजी पालन जी एंड जेके बैंक, तो स्टार्टेड दिस मैटर। बट मैं खुद जाके, जब मैंने कन्विंस किया प्रेसिडेंट को साहब कि आप आके जेके बैंक विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, उन्होंने एग्री किया हमारे साथ। अच्छा, इसी तरह अमेरिकन एक्सप्रेस, आई डोंट नो व्हेन वी इंट्रोड्यूस अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस ने कभी किसी बैंक के साथ को ब्रांडेड कार्ड नहीं, अवर्स वाज जेके बैंक वाज द फर्स्ट बैंक जिन्होंने ये बैंक को ब्रांडेड कार्ड शुरू किया। लेटर ऑन दैट वाज डिसबैंडेड, जी है ना सर। तो बाद में उन्होंने अनफॉर्चुनेटली लाइक वो मेट लाइफ का शेयर बेचे, जो नहीं बेचना चाहिए था मेरी समझ में, आई डोंट नो, मे बी उनके जब वो बेचा उन्होंने क्यों बेचा, आई डोंट नो। अब आप देखिए वो शेयर कहाँ पहुँच गया। यस सर, पंजाब नेशनल बैंक ने हमारा शेयर खरीदा एंड वेयर इट हैज रीच्ड। नहीं, हमने कुछ ऐसे स्टेप लिए थे, लाइक जो एटीएम का फैलाव हमने किया, जो नेटवर्क, और जो हमने कंप्यूटराइजेशन की। यस सर, आईटी के बारे में बताइए। जब आपने बैंक को टेक ओवर किया तो उस वक्त मैनुअल बैंकिंग होती थी, मैक्सिमम 90% होती थी, मोर देन 90। फिर ट्रायल पे आपने 5 ब्रांचेस लिए कि नहीं करो जी कंप्यूटराइजेशन। दैट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन कि जो बैंक विद इन बैंक भी थोड़ा रेजिस्ट हुआ था, क्या कंप्यूटराइजेशन, क्या अभी तो हम उस लायक नहीं है, बट यू स्टार्टेड इट। उस बारे में बताइए, क्या क्या हर्डल्स आपको आई टू टेक द बैंक टू द नेक्स्ट लेवल? वाज नॉट इजी हमारे लोगों के लिए, दे वर नॉट टेक सेवी, दे वर नॉट मेनी ऑफ देम, उनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता था, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कैसे करते हैं, वो डिफिकल्टीज आई। बट हमने फिर ट्रेनिंग शुरू की उनकी। मैंने ये जो यहाँ 2 उस वक्त थे कंप्यूटर सेंटर में 2 लड़के, उनको पिकअप करके मैंने बैंगलोर भेजा, इन्फोसिस में, वहाँ से ट्रेनिंग दिलवाई। फिर उन्होंने यहाँ आके बाकी लोगों को ट्रेनिंग दी, फिर ब्रांच मैनेजर्स को ट्रेनिंग दिलवाई। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने वो जो इन्फोसिस का बैंक 2000 है, हमारा पहला बैंक था जब जिन्होंने वो शुरू किया बैंक। उस वक्त किसी और बैंक ने नहीं, वो सॉफ्टवेयर। मुझे याद है, मैं जब नारायण मूर्ति जाके बैंगलोर में मिला तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि साहब ये हम बैंक 2000 शुरू करना चाहते। उसने कहा यार आर यू श्योर हम कर पाएंगे? मैंने कहा सर विल डू इट, आप मुझे बताइए सिर्फ व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, आई विल क्रिएट इट, अगर आप सेटिस्फाई होंगे विल डू इट। लोग कहा ठीक है। तो अच्छा, जो मैंने ट्रेनिंग के लिए भेजी इन्फोसिस में, आप बिलीव नहीं करें, नारायण मूर्ति ने मुझे खुद कहा मैंने इतना टैलेंट नहीं देखा है, हमारे पास काफ़ी लोग टैलेंट आते हैं, बट जो टैलेंट आपके पास है, आई हैव नॉट सीन दिस। ओके, जो आपके लड़के हैं, जो खुर्शीद था या जो कादरी, दे आर ऑल सम गुड पीपल। अर्शद कादरी, उन्होंने इतनी तारीफें इन लोगों की कि ये यही मैंने देखा हर एक जगह। मैं साउथ इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। जब हमने वो ब्रांच शुरू किया, विद इन ए ईयर और सो मैक्सिमम बिजनेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक का आया हमारे पास 1-1.5 साल में। उन्होंने सर्वे करवा दी कि ये देखो जेके बैंक, हमारे क्लाइंट क्यों जाते हैं जेके बैंक, उसमें क्या है,
तो अल्टीमेटली दे फाउंड इट वाज द मैन पावर, लोग, पर्सनल टच जो मिला उनको जेके बैंक, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में नहीं मिलता था। दे रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट के पर्सनल टच है। राइट सर। दूसरा माशाल्लाह जो जैसे मैंने कहा, जो हमारे लड़के पढ़े लिखे, MBA, बहुत बहुत काबिलियत थी। सबसे और जो मैंने रिक्रूटमेंट शुरू की, और वी एनकरेज दीज MBAs, इंजीनियर्स, मैक्सिमम उनको अपॉइंट किया, उससे बहुत फायदा हुआ बैंक को। लेटर फायदा ही। यस सर, क्वालिफाइड पीपल, एजुकेटेड पीपल। सर, आपने बैंक को कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक लिया, मतलब टेल अस दैट स्टोरी कि जो कॉर्पोरेट्स इस बैंक को नहीं जानते थे, आम लोग भी कहते थे कोऑपरेटिव बैंक है, फिर आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया, एक कॉर्पोरेट बैंक बनाया, देन यू वेंट टू द बिग विग्स लाइक अंबानीज, रिलायंस। कुछ स्टोरियां बताइए हमें कि व्हाट वाज द चैलेंज इन गेटिंग देम मोटिवेटेड टू कम। हमारे पास कॉर्पोरेट अकाउंट था ही नहीं, यही इंप्रेशन था ना, ये छोटा बैंक कोऑपरेटिव बैंक है। तो हम गए, मैंने टू बी ऑनेस्ट विद देन चीफ मिनिस्टर फारूक साहब, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा साहब आई नीड योर हेल्प। कहा क्या? मैंने कहा ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ, आपको एक बार मुझे मिलाना है, उससे इंट्रोड्यूस करना है, आप जानते हैं उनको, एंड हमें उनके अकाउंट चाहिए। एक बार ये बड़े बड़े 2-3 आएंगे, बाकी बिजनेसमैन खुद ही आ जाएंगे। बस जब वो देखेंगे अंबानी हमारे साथ है, गॉडरेज, ये भी जो है दूसरा है गॉडरेज हमारे साथ है, ये और लोग हैं, तो राहुल बजाज हमारे साथ, तो ये लाएंगे। ये एग्रीड, प्लेन लिया हमने, हम गए, कैपिटलाइज ऑन द रिलेशंस विद डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ही वाज वेरी हेल्पफुल माशाल्लाह। तो उसकी वजह से धीरू भाई अंबानी से मिले हम, फिर उनके बेटों से मिले, फिर राहुल बजाज से मिला, गॉडरेज से मिले, जिंदल को मिले, सब लोगों से हम मिले। एक मीटिंग मैंने करवा दी, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा मैं बताऊं कि जो हमें, जब मैं बैंक में था शुरू में, डॉक्टर साहब बहुत बिजनेसमैन को जानते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट को जानते थे। उसके बाद 3 सिफारिशें आई कि साहब पैसा देना है लोगों को, तो मेरे पास भेजे उन्होंने प्रपोजल, और तीनों रिजेक्ट हो गए। हमने रिजेक्ट किए। मुझे याद है एक दिन बुलाया उसने मुझे, यूसुफ व्हाट हैपेंड, मैंने 3 दोस्तों के प्रपोजल भेजे, आपने रिजेक्ट किए? हमने तीनों रिजेक्ट किए। मैंने कहा बिल्कुल किए। कहा नो दिस नॉट डन, वो ये। मैंने कहा सर गिव मी 5 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन, उसके बाद जो आपको मर्जी है। तो वो, और ये भी कहा क्या ये गलत तो नहीं हमने किया, आप लाए, आप तो बात ही नहीं मान। मैंने कहा नहीं सर, पहले मुझे एक्सप्लेन करने, अगर आपको लगता है यू कैन चेंज इट व्हाटएवर व्हाट। तो मैंने कहा उनको तीनों के बारे में, मैंने कहा ये डिफॉल्टर्स हैं, 2 में रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, ये फिर मैंने बैंक के नाम दिए जहाँ जहाँ डिफॉल्टर्स हैं, जहाँ जहाँ रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट इट, आई एम सॉरी, मैं आगे से कोई एंटरटेन नहीं करूँगा। मेरे पास जो भी आएगा मैं बोलूँगा जाओ और मिलो चेयरमैन से। राइट सर। मैंने आई टोल्ड मैंने कहा सर मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं, अगर वो ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे वो भी पैसा देगा, बट प्रोवाइडेड अकाउंट अच्छा हो और डिफॉल्ट नहीं हो, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो, हम पैसा देने को तैयार। मैंने उसको, मैं आपको ले गया बिजनेस लाने के लिए, आप कैसे भी समझे कि मैं इनको पैसा नहीं दूंगा अगर ये ठीक है? ये आपके पास इसलिए आते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स है, या आपका इन्फ्लुएंस यूज करना चाहते हैं? ओके ओके, नो मोर। अच्छा, ही गॉट कन्विंस्ड। फिर उसके बाद कभी नहीं, नेवर। सर, जम्मू कश्मीर बैंक का जो ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, पहले हम जेके बैंक का कोई अपना दफ्तर तो नहीं था, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं था, जोनल ऑफिस नहीं था। आपने एक मुहिम स्टार्ट की, जैसे आपने फ्लैट्स दिए मुलाजिमों को, अपने मुलाजिमों को, उसके बाद आपने ब्रांचेस भी आउटराइटली परचेज किए उनकी प्रेमिसेस। उसके बाद सबसे बड़ी बात हुई कि आपने कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया अपना, पहले जमजम में था, रामबाग में। जब आपने ये लैंड एक्वायर की जहां आज कॉर्पोरेट ऑफिस है जेके बैंक का, तो उससे पहले 3-4 डिपार्टमेंट्स ने इसको प्रोक्योर किया, बट दे कुडंट बिल्ड एनी स्ट्रक्चर। फाउंडेशन स्टोन भी लगाया। फिर जब आपने सर फाउंडेशन स्टोन सब कुछ डलवाया, तो इसको टीन भी लगवाया। उस वक्त के जो मिनिस्टर थे UED इफ्तिकार अंसारी साहब थे मरहूम, तो उन्होंने इंटरवीन किया, तो उन्होंने टीन शीन हटवाया था। वो क्या माजरा, वो एपिसोड हमें बताइए कि ही उस वक्त ये हुआ था कि आपसे वो ले रहे थे, बैंक से वापस ले रहे थे। मेरे हुआ क्या,
यू नो हमारे हेडक्वार्टर कहाँ था? जमजम बिल्डिंग, जमजम में। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं फर्स्ट टाइम दफ्तर गया आपने, जब मैं अपने ऑफिस जा रहा था, वहाँ मैंने देखा, दिसंबर था ना, यस सर, वहाँ मैंने देखा वो जो है ना कोयला तोड़ रहे थे। यस सर। और वहाँ से मेरा रास्ता था चेयरमैन का। मैंने कहा यही रास्ता है यार चेयरमैन के ऑफिस का, अगर कोई आएगा वो यही देखेगा कि यहाँ ये कौन है, बुखारी का कोयला तोड़ रहे हैं। तो उसी वक्त मैंने कहा नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। यस सर। कि हमें यहाँ से निकलना है और अपना कुछ करना है। तो फिर मुझे पता चला यहाँ ज़मीन है अवेलेबल, इसमें हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का फाउंडेशन स्टोर है, किसी और का काम कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी देन गवर्नमेंट साहब, ये ज़मीन अवेलेबल है, दिस इज़ आइडियल फॉर आवर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर, ये हमें दे दीजिए आप। दे एग्रीड, उन्होंने कहा ठीक है आप काम शुरू करिए, हम प्रॉपर इसकी अलाटमेंट करवा देंगे जो भी है। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो मंत्री थे हाउसिंग मिनिस्टर, उसको शायद ये अच्छा नहीं लगा, या उनके दिमाग में था कि उस ज़मीन को कहीं और यूज़ करना है वटएवर, तो उनने मुझे काम बंद करवाया, उठवाया। यस सर, आई रिमेंबर। मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा साहब अगर यही करना है, मैंने पैसा इसमें शुरू किया है, काम करना सारा कुछ किया है, डिज़ाइन बनवाया है। उन्होंने कहा नो, विल नॉट अलाउ एनीबडी टू इंटरफेयर, आप शुरू कर दीजिए। दैट वाज, वहाँ भी आपने अपनी पर्सनल रिलेशनशिप यूटिलाइज की, यूज करनी पड़ी। वहाँ ही नहीं करनी पड़ी। आप ये देखिए गेस्ट हाउस जो हमने जीटीआर में बनाया, यस सर, जब वो काम शुरू किया, गवर्नर ने काम बंद करवाया। अच्छा, मगर एक चीज है, जब शुरू किया हमने सारे परमिशन हमने लाए, ओके, जो परमिशन जिस डिपार्टमेंट से, उसके बाद ही हमने लेके आप आए। तो फिर सिक्योरिटी एंगल, उसने गवर्नर ने कहा कि नहीं, ये सिक्योरिटी गेट के पास आपका गेस्ट हाउस है, इज ए सिक्योरिटी रिस्क कंसर्न, तो इसलिए हम उसने मुझे नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज आ गई, सब स्टॉप इट। मैं चीफ मिनिस्टर के पास, उसने कहा आई कैन नॉट, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, यू गो एंड कन्विंस गवर्नर। गिरीश चंद्र सक्सेना गवर्नर थे, मैं गया उसके पास, मैंने उसको बताया कि साहब इस तरह हमने, नहीं वाई डू वांट गेस्ट हाउस, यही क्या? मैंने कहा सर देखिए, मेरे पास आते हैं रिजर्व बैंक के डायरेक्टर्स, मेरे पास डायरेक्टर आते हैं बाहर से। मैंने बताया उसको, उन दोनों प्रोफेसर खुसरो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आरबीआई का एक डायरेक्टर था, एक वो विपिन मलिक थे, वो जो आरबीआई में पहले। मैंने उसको बोला सर इस टाइप के लोग हमारे डायरेक्टर हैं, और आरबीआई के भी सीनियर अफसर आते रहते हैं, हमें होटल 5 स्टार होटल में रखना पड़ता है उनको, फिर उनकी सिक्योरिटी इशू भी है, तो ये हमने सोचा आइडियल जगह है। तो ही गॉट कन्विंस, उसने कहा हाँ आपका खर्चा बहुत होगा 5 स्टार होटल। मैंने होता है सर, इसीलिए तो हम ये कर रहे हैं। कहा ठीक है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जो भी स्टाफ वहाँ होगा वो आप खुद स्क्रीन करेंगे। मैंने कहा आई टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे इजाजत दीजिए। उन दिनों रेस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करना, इट वाज अ बिग थिंग, बिकॉज़ कंडीशंस वर नॉट कंडीशन। गवर्नर जो आई हैव आल्सो मेट सक्सेना साहब, मैंने उनका इंटरव्यू किया है, वो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आदमी, शायराना आदमी थे, वो जबरदस्त आदमी थे। उसने मुझे कहा कि गो अहेड, नोबडी विल स्टॉप इट। तो कर लिया। हर्डल्स तो आई फ्रॉम टाइम टू टाइम। हालांकि मैंने सुना था जब पहले कुरैश साहब ने एक बार कोशिश की थी कुछ गेस्ट हाउस लेने की निजामुद्दीन में, आई बिलीव देन एसोसिएशन वाले उसके कमरे में गए, जो विदिन द बैंक खरीद रहे हैं, आपने पैसे लिए होंगे। उसने बेचारे ने कहा मुझे, मैंने लेना ही नहीं है, बट आई टुक दिस स्टेप। मेरी एक चीज सिर्फ मैंने इंश्योर किया, जो कमेटी मैंने अपॉइंट की बाइंग दिस अपार्टमेंट्स, रियल एस्टेट डीलिंग, रियल एस्टेट, they were all honest people. Okay. Let me tell you, शाहदाद घर से बहुत अच्छे, वेल ऑफ, मजीद मतू वो डायरेक्टर थे, वेरी वेल ऑफ, देविंदर राणा, they were all from good families and money people. मुझे पता था उनका कोई लालच नहीं है। एंड फॉर्चुनेटली मेरे जो इंजीनियर भी उस वक्त थे, फारूक शूट, कंसिडर्ड टू बी अपराइट ऑफिसर, यस सर। तो मैंने उनकी कमेटी बनाई थी, इसलिए दैट वाज अ ग्रेट सपोर्ट। यू यूटिलाइज्ड द टैलेंट जी, उनको पूल किया एक ही जगह, एंड उसका नतीजा ये हुआ कि परफॉर्मेंस मदद की कि टू बाय द राइट प्लेस एट द राइट प्राइस। हालांकि जगह ढूंढने में मैंने खुद भी उनकी काफी हेल्प की, पर ये जो जगह यहाँ जीटीआर जम्मू, जो हमारा चेयरमैन हाउस, गेस्ट हाउस एंड बिल्डिंग, उसका मेरा पर्सनल रोल है टू गेट दैट लैंड। इट वाज नॉट इजी, ऐसी जगहों पर लैंड लेना, कुछ बनाना वाज नॉट इजी। यस सर। सर बैंक ने जो आपकी परफॉर्मेंस रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 8 साल, यू आर द लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन, 8.5 साल आप जेके बैंक लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन हैं आप अभी तक।
तो मुझे ये बताइए कि इस दौरान आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बैंक को मिले, एज ए पर्सन आपको भी मिले, तो विच अवार्ड वाज मोर प्रीशियस टू यू? आई थिंक द बेस्ट अवार्ड आई वुड से वाज जब जेके बैंक को डिक्लेयर किया द बेस्ट बैंक इन द कंट्री अमंग ऑल बैंक्स, old private sector banks, new private sector banks and public sector banks, number and foreign banks. Yes. Number 1. वो फोटो पता नहीं आपके पास मेरे पास है वो। तो डॉक्टर जलान जो आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया बॉम्बे में। It is still in the corporate headquarters. That is the most precious award you consider. To be number 1 bank among all banks is not easy. Yes, it is not easy. सर आपने एसोसिएशन की बात की कि पहले जब ऐसे कुछ रियल एस्टेट्स डील्स हुआ करती थी तो एसोसिएशन इंटरवीन करती थी, होने नहीं देती। हाउ वाज योर रिलेशन विद एसोसिएशन ऑफ द बैंक, जैसे ऑफिसर्स एसोसिएशन, एम्प्लॉइज? I'll tell you, शुरू में मुझे उनको डील करना पड़ा, मैं उनको समझाना पड़ा, यार आपकी जो हड़ताल करते हैं, स्ट्राइकिंग करते हैं, इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। आप मुझे बताइए आपकी डिमांड क्या है। उन्होंने मुझे चार्टर ऑफ डिमांड्स दे दिया, दिस प्रमोशंस नहीं होती हैं, ये नहीं है, मेरिट में ये नहीं होता है, अपॉइंटमेंट्स में प्रॉब्लम है उसमें। मैंने सारी उनकी जो डिमांड्स है एक एक करके आई मेट दोस डिमांड्स। यस सर। जब मैंने सारी उनकी डिमांडें मीट की उसके बाद उनके पास एजेंडा ही नहीं था कुछ। बट दे प्रोटेस्टेड, दे हैड टू कोऑपरेट, बट दे प्रोटेस्टेड। आपने एक अच्छा कदम उठाया था एज फार एज HR इज कंसर्न, ह्यूमन रिसोर्स इज कंसर्न। आपने मेरिट बेस्ड प्रमोशन का एक पोर्शन डाल दिया जी जी, जिसके खिलाफ रिजेंटमेंट हुई थी, हड़ताल की कॉल चली भी, तो एक बार वो हुआ था। वो तो एक्सपेक्टेड है, बिकॉज वो नहीं चाहते थे ये होना, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि एसोसिएशंस पर थोड़ा सा अपना एजेंडा होता था, तो बट हमने नहीं माना, जो हमने करना था हमने कर लिया। Yes, sir. You were determined जो आपको करना, and it was all in the interest of the bank. Bank, yeah, exactly. सर कोई ऐसा, और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म की बैंक में। ओके, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द सेंस कि पहले गवर्नमेंट सिलेक्ट करती थी डायरेक्टर्स को, वहां से लिस्ट आता था ये डायरेक्टर है इनको लगाना है, मैंने वो खत्म किया। मैंने कहा नो, वी नीड प्रोफेशनल्स और हमें प्रोफेशनल्स को लाना है डायरेक्टर्स। इसी के बाद मैंने लाया, जैसे वो प्रोफेसर खुसरो थे, नासिर मुंजी था, वेरी वेल नोन बैंकर, ये जो है उसको लाया। फिर हमने विपिन मलिक जो RBI में रहे थे 3-4 साल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे लोगों को मैंने डायरेक्टर लाया, उससे बहुत फायदा हुआ हमें। सर कोई ऐसा वाक़ा बैंक में जिसने आपको डिसअपॉइंट किया हो? टू बी ऑनेस्ट विद यू, एक दो ऐसे हो गए वाक़ात, लाइक जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो नई गवर्नमेंट आ गई, मुफ्ती साहब की। यस सर। तो मुफ्ती साहब आ गए, बेग साहब आ गए एज फाइनेंस मिनिस्टर। मुफ्ती साहब की तरफ से मैं बता दूं कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। yes. उसका अपना एजेंडा था, साहब ये सोशल जो आपका होता है उसमें कोई पार्क बना लीजिए, वो बना लीजिए, वो दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। तो हमारा CSR होता था, हमने कहा क्यों नहीं, अगर हम एक पार्क बनाते हैं कहीं लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है, मतलब बारामूला बनाई, इकबाल पार्क तो डॉक्टर साहब के टाइम, वो इकबाल वहाँ बनाए, अनंतनाग में बनाई, पहलगाम। मैंने कहा ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, आई शुड एक्सेप्ट इट। मगर उससे जब मैंने एग्री किया टू कंटिन्यू इन द बैंक, पहले मैंने तो सोचा था मैं छोड़ दूं, पर मुफ्ती साहब ने कहा आप जाएंगे नहीं, आपको कंटिन्यू करना है, काम वैसे करना है जैसे पहले करना। मैंने एक एश्योरेंस उससे दी थी, मेरी इंटरफेरेंस नहीं होगी, उसने इंटरफेरेंस कोई नहीं की। बेग साहब ने एक बार किसी के उसके बड़े क्लोज ताल्लुकात थे, मुझे मालूम था, उसको उसने पैसा देना चाहा, तो उसकी एक फैसिलिटी थी वहाँ बेंगलोर में। राइट सर। तो उसको जब मैंने देखा उसमें प्रॉब्लम्स थी उस अकाउंट में, उसमें एक दो बैंक्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम डिफॉल्ट था, तो मैं आई रिफ्यूज। उस पर हमारी बड़े तू में लड़ाई हो गई, 6 महीने हम एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। अच्छा। बट मैंने कहा मैंने वो आपके जहन में वो एक नहीं बैड वाक़ा है। जी, एक ऐसे चलता रहता है। जब The most delightful thing that has happened in the bank during your tenure, वो कौन सा था? सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो बैंक में हुआ है, दैट वाज पब्लिक इशू। ओके। उससे बैंक को नई इमेज मिली। राइट सर। वी गॉट ए न्यू इमेज, क्योंकि उससे क्या हुआ, एक तो खैर बैंक को तो हेल्प हुआ ही हुआ, कितना पैसा आ गया हमारे पास, क्योंकि
उससे बहुत फायदा हुआ, एक्सपेंशन हुआ, यू कुड लैंड मनी टू कॉर्पोरेट्स, चीप मनी, it was you know very cheap money for us. एक तो वो, और एक्सपोजर जो मिला बैंक को उसकी वजह से, जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज थी सिंगापुर में, यूके में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, ऑल ओवर ब्रांड बिल्डिंग हो गई उससे. That was the most important. और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आई थिंक आवर हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर बिल्डिंग. यस सर, यहाँ मैं अपने सामीन को बताना चाहूँगा जो नाज़रीन ये देख रहे हैं प्रोग्राम, कि अगर आपको एम.वाई. खान के टेन्योर की ग्रोथ के बारे में जानना होगा, सो हैव अ लुक एट द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ J&K बैंक एट मौलाना आज़ाद रोड. दिस इज द कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ द ग्रोथ दैट द बैंक हैज अचीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एम.वाई. खान. सर एक और वही नहीं, अब आप देखिए हमारा जो स्टेट ये प्रोविंशियल ऑफिस है, यस सर, जोनल ऑफिस, यस सर, जम्मू ऑफिस, यस सर, वो भी तो हैं, वो भी है ना. आई मीन कॉर्पोरेट ऑफिस नेटवर्क का, या हमारे पास था ही नहीं कुछ. हम किराए के जगहों में, मकानों में, वहाँ हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते थे. और ब्रांचेस की हालत, ब्रांचेस की ये हालत ये है, मुझे याद है चेंज कर करोल बाग में एक दिन मैं गया, वो सीढ़ी जो थी इतनी सीधी थी, और उससे ऊपर मुझे कहते हैं यहाँ ब्रांच है. मैंने कहा यार यहाँ आएगा कौन बिजनेस करने के लिए आपके पास? एंट्री गलत है, एंट्री गलत है. वहाँ चढ़ने में ही पहले मुझे मुश्किल हुआ, तो बाकी लोगों को क्या होगा? यस सर. तो वो टोटल इमेज चेंज की मैंने, ब्रांचेस की अपग्रेड की, नई ब्रांचेस खरीदी, उससे बैंक को नई इमेज मिल गई. सर एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जैसे कहते हैं ना कि यूसुफ खान, आई मीन दिलीप कुमार, बॉलीवुड से उसको जोड़ा जाता है कि बॉलीवुड का सफ़र दिलीप कुमार से पहले का और उसके बाद का है. दिलीप कुमार इज़ देयर, को चेंज, एक ट्रांसफॉर्म हुआ है बॉलीवुड आफ्टर दिलीप कुमार के. तो इसी तरह आपको कंपेयर करते हैं कि J&K बैंक जो है, इट इज़ बिफोर एंड आफ्टर एम.वाई. खान. व्हाट इज योर कमेंट अबाउट दैट? कुछ कहना चाहिए? देखिए ये गलत है किसी के साथ पर्सनलिफाई करना. ठीक है, मैंने काम किया, मुझे टाइम मिला, मुझे सपोर्ट मिला, मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, तो हम डिलीवर कर पाए. मुझे एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट मिला. दैट इज़ द सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो होता है. वो एम्प्लॉयज़ इतनी डेडिकेशन और मोटिवेशन से उन्होंने काम किया, उसकी वजह से बैंक आगे चला. इट वाज नॉट सिंगल यूसुफ खान, इट वाज कलेक्टिव एफर्ट, इट वाज कलेक्टिव एफर्ट. उस वक्त दिलीप कुमार पर मुझे याद आया, जब दिलीप कुमार ने हमारी इनॉग्रेशन की, बांद्रा, दिलीप कुमार बीमार थे उस दिन, ही वाज नॉट दैट वेल. यस सर. तो उसने फिर तकरीर में कहा मैं बीमार था, मैं ठीक नहीं था. मेरे यूसुफ खान का फ़ोन आया, तो और मैसेज भी, ये भी इनविटेशन भी आई. मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, मैं देखूँगा ये मेरा हमनाम कौन है जिसने बैंक को कहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाया. अच्छा. आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स. यस सर. तो खैर दैट अपार्ट, बेसिकली इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट. Yes. अगर लोग काम नहीं करते, अगर मैं कुछ भी करता, उनकी सपोर्ट के बगैर, उनकी डेडिकेशन के बगैर, उनकी मोटिवेशन से ये बैंक आगे नहीं चलता. मेरा रोल था टू सपोर्ट देम. जैसे वहाँ काफ़ी देर से प्रमोशंस नहीं हो रही थी, वो बेचारे वो स्टेल हो रहे थे एक ही जगह पर 10-10 साल प्रमोशन. मैंने उसको ख़त्म करके फास्ट ट्रैक शुरू किया. लोगों में भी वो जोश आ गया, नहीं भैया हमें प्रमोशन भी मिल रही है, जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रही है, आगे जाते. अच्छा, और एक स्टेप जो मैंने लिया, जो हमारा बैंक वाज कंसिडर कि ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है. Yes, और पे स्ट्रक्चर हमारा जो था पब्लिक सेक्टर बैंक का था. नो पब्लिक सेक्टर बैंक. यस सर. और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक फिक्स्ड पे स्केल था, और IBA वो मॉनिटर करता था, सब यही पे स्केल रखना है, या जब भी रिवीजन होगा ओवरऑल. आई केम आउट ऑफ दैट. मुझे बड़ा वो IBA ने भी काफी कहा, बाहर निकला मैं. उन्होंने कहा हाउ कैन यू डू इट, आप कैसे कर सकते? मैंने कहा साहब मुझे नहीं पता, आप मुझे IBA में रखेंगे नहीं रखेंगे, मैंने अपना ओन पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, विच वॉज मच बेटर दैन पब्लिक सेक्टर. उससे लोगों में हो गया ना कि देखो यार ये क्या. अच्छा, पेंशनर्स, जो पेंशन यहाँ रिटायर होते थे पेंशन नहीं मिलता था. आई स्टार्टेड दैट. यस. तब तक J&K बैंक में पेंशन का कंसेप्ट ही नहीं था. सर यहाँ पेंशनर्स की ये मुझे याद आया, मैं स्किप कर गया था ये क्वेश्चन, कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन टू द फोल्ड ऑफ बैंक. जी. आपने उस वक्त ये डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट
के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो जेके बैंक की ब्रांचेस से सैलरी लेंगे, गवर्नमेंट शुड डिसबर्स देम थ्रू जेके बैंक। उस बारे में हमें बताइए, बिकॉज जो आजकल जो ये सारा माहौल है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बिजनेस जेके बैंक के पास है, उसकी बेस आपने डाली एंड इट वाज ऑल रजिस्टर्ड दैट टाइम, आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है। जी जी। तो मुझे ये बताइए, हाउ डिड दिस केम टू योर माइंड? टू बी ऑनेस्ट, मैंने देखा गवर्नमेंट की सैलरी कितनी होती है पर मंथ। मैंने कहा अगर उसका 10% भी हमारे ब्रांचेस में रहता है तो भी ह्यूज अमाउंट, एंड इट इज दिस अमाउंट इज ऑलमोस्ट फ्री वी कैन यूटिलाइज इट, यू कैन यूटिलाइज दैट। और जो अच्छा, इट रियली वर्कड टू बी ऑनेस्ट विद यू। बहुत रेजिस्टेंस हुई, मुझे याद है, खासकर यहाँ इतना नहीं हुआ, जम्मू में ब्रांच मैनेजर्स ने कहा साहब हम काम छोड़ देंगे, हम नहीं कर पाएंगे, ये इतने अकाउंट सडनली हमारे पास आए, उनको हैंडल करना है। मैंने कहा भैया अगर आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, आपको एडिशनल स्टाफ चाहिए मैं दूंगा, मगर ये काम हमने करना है। ये आपको आज नहीं आगे याद आएगा कि ये क्यों किया हमने और इसका फ़ायदा क्या हुआ। But touchwood, it really worked. Today, bank is relying on the government. जो लो कास्ट डिपॉजिट्स तो यही है, क्योंकि अगर बाकी डिपॉजिट्स में तो कंपटीशन है, उसमें HDFC बैंक, बाकी बैंक्स हैं, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। तो उसमें तो रेट पहले देखते हैं लोग, HDFC कितना देगा, ICICI बैंक कितना देगा, JK बैंक, मगर इसमें तो कुछ नहीं है ना, इसमें कंपटीशन ही नहीं है। ये पैसा हमारे पास रहता है और ये पैसा हम यूज करते हैं। सर आज जो जेके बैंक है स्टैंड कर रहा है, हाउ डू यू व्यू इट्स परफॉर्मेंस? देखिए मैं सारे हालात मद्देनजर रख के, बिकॉज़ बैंक है, ACB आल्सो लेड हैंड ऑन जेके बैंक व्हिच वाज वेरी देखिए ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। देखिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने छोड़ी है उसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बट थोड़ा सा ये है कि अक्सर शिकायतें आती है, स्टाफ क्रंच है, ब्रांचेस में लोग नहीं हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है। जब तक आप नए लोग नहीं लाएंगे आप कितना प्रेशर डाल सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ पर, वो थोड़ा सा करना है। और दूसरा जो है, जो हमने क्रिएट किया था एटमॉस्फेयर बिटवीन स्टाफ एंड कस्टमर्स, उसको ज़रा इम्प्रूव करना है, उसकी काफ़ी शिकायतें आ रही है। और जो इनका फिर दूसरा वो जो है सिस्टम जो है इनका कंप्यूटर सिस्टम, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अक्सर आप देखेंगे मैसेजेस आती है इस टाइम में, मैंने हालांकि मेरा HDFC में भी अकाउंट है, उधर भी है, बट कहीं मुझे ये नहीं मैसेज आती है ये ATM नहीं चलेगा इस टाइम में, बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग नहीं चलेगी, बट JK बैंक में ऐसी मैसेजेस आती रहती है। ये बंद होना चाहिए। दे हैव टू अपग्रेड देयर सिस्टम, दे हैव टू हैव मोर पीपल इन द ब्रांचेस, स्टाफ क्रंच है, उससे इम्पैक्ट आएगा उनकी एफिशिएंसी में। और दूसरा उनको ये भी देखना है, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब आप देख लीजिए HDFC कैसे एक्सपैंड कर रहा है, और बहुत से लोगों ने मुझे कहा साहब हम शिफ्ट कर गए फ्रॉम JK बैंक टू HDFC। वो बंद करना है, दे हैव टू कंट्रोल दैट, दे हैव टू प्रोवाइड जो लोगों को चाहिए, जो लोगों को बेसिक सहूलियात चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए, वो देनी है उनको। यस सर, तभी बैंक आगे चलेगा। सर बैंकिंग सेक्टर से जो आपने वहाँ लोहा मनवाया अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी लगन से, और अपनी जो आपको पर्सनल सिस्टम के साथ रिलेशंस थी, उनको कैपिटलाइज करके बैंक के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद आप एनर्जी सेक्टर में गए, आपको काइनेटिक खान का भी खिताब मिला कि एनर्जी खान। उसके बारे में बताइए कि व्हाट वाज द शिफ्ट, हाउ इट हैपेंड। यहाँ से जाके पहले जब मैं निकला, स्टार्ट विद स्टोरी। यस सर। मैं यस बैंक वाले एक साथ से मेरे इसी पीछे पड़े थे उस टाइम, तो साहब आप यस बैंक ज्वाइन करिए। तो मुझे जाना था यस बैंक में, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नर ने नहीं माना, उसने कहा 6 महीने एक्सटेंड किया उसने मेरा टेन्योर। यस सर, दैट उन्होंने कहा यू विल हैव टू कंटिन्यू। और जब मेरा टेन्योर ख़त्म हो रहा था, फिर वो दोबारा मुझे उसने कहा था नहीं आपको अभी भी कंटिन्यू करना है। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा साहब यस बैंक का ऑफ़र है मुझे, इतनी हैंडसम ऑफ़र है मुझे, और उन्होंने मुझे अब डेडलाइन दी है कि जून जब मैं यहाँ से रिटायर होऊंगा आई हैव टू ज्वाइन देम, क्योंकि उनका पब्लिक इशू आ रहा है। एंड अब जो उनका पब्लिक इशू आ रहा था वो मुझे चाहते थे कि इमीडिएटली ज्वाइन करना। तो मैंने यस बैंक ज्वाइन किया इमीडिएटली। 8 जून को सुबह मैंने यहाँ हैंड ओवर किया। दिल्ली जाके आफ्टरनून मैंने यस बैंक ज्वाइन किया एज ए एडवाइज़र। 2 एडवाइज़र्स उनने अपॉइंट किए, एक मैं था, एक डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक थे मिस्टर तलवार, SP तलवार। दोनों ने, हम दोनों, आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 दिन हम सोए नहीं।
रात तक हम यही करते थे, बैंक से कांटेक्ट, इंडिविजुअल से कांटेक्ट, बिजनेस हाउस से कांटेक्ट टू गेट मनी फॉर द पब्लिक इशू। और हमारा काफ़ी रोल है यस बैंक में पब्लिक इशू की सक्सेस में। यस सर, बिकॉज आपने तो जेके में किया था, जेके बैंक ऑलरेडी किया था, वो एक्सपीरियंस, वो तलवार हैड आल्सो एक्सपीरियंस किया, वो था बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन भी रहा था, तो उसको भी थी एक्सपीरियंस। हम दोनों ने काफ़ी मेहनत की और उसको किया। उसके साथ साथ में फिर न्यूयॉर्क से एक कंपनी है जेफरीज करके, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज एन एडवाइज़र 2 साल। एंड माशाल्लाह दे पेड मी वेरी वेल। वो मेरी सैलरी थी $2.5 लाख पर ईयर, तो उनको ज्वाइन किया। उसके बाद देन आई ज्वाइन इरडा में था मैं डायरेक्टर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं डायरेक्टर रहा। मैं फिर राहिजाज में डायरेक्टर रहा। उसके बाद जी एंटरटेनमेंट में मैं डायरेक्टर था, जी में भी गई। उसके बाद फिर फेडरल बैंक मैंने ज्वाइन किया, 8 साल में फेडरल बैंक में डायरेक्टर रहा। तो फिर उसके बाद एक फंड था लंदन में, तो उसको मैंने ज्वाइन किया, म्यूचुअल फंड। यस सर। तो उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की यहाँ रियल एस्टेट में। तो अब वो फंड जो है वो किसी और ने टेक ओवर किया है, ब्रुकफील्ड ने, जो दुनिया में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी है वो, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर, उन्होंने अब टेक ओवर किए। मैं उसमें भी कोई 12 साल रहा डायरेक्टर, और अच्छा खासा वहाँ से भी रिनोमिनेशन मिला मुझे। सर फिर पावर सेक्टर में आप कैसे घुसे? 2011 में देन गवर्नमेंट उमर साहब थे, उन्होंने डिसाइड किया कि चेयरमैन चाहिए था, और इट वाज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, इट वाज नॉट ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो उन्होंने मेरे को बोला कि साहब आप व्हाई डोंट यू ज्वाइन दिस एज ए चेयर, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, इसलिए ज़्यादा कुछ करना नहीं, बोर्ड में डिसाइड करनी है। बट वहाँ किसी ने कमेंट किया था, मिनिस्टर ने, साहब वो उसको जाने दीजिए वहाँ, वो नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। मुझे अभी भी याद है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स कमेंटेड, बट अल्टीमेटली वही हुआ शायद। मैंने बड़ा काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया है उसको पावर प्रोजेक्ट्स को आगे चलने में। 2 पावर प्रोजेक्ट तो हमारे मेरे टाइम में ही हुए, अलॉट हुए। तो हमने 3000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट हाथ में लिए, उसमें से कोई 1600-1700 मेगावाट के काफ़ी आगे चले हैं। वो तैयार होने चाहिए थे, उसमें भी थोड़ा डिले हो गया, बट एक उनमें से नेक्स्ट ईयर होगा, और उसके बाद 2027 में दूसरा प्रोजेक्ट चालू, वो भी इंशाल्लाह। यही 2 हो गए चालू जो हमने चालू किए। कंट्रीब्यूशन टू द पावर, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पावर सेक्टर। लेकिन आपने रिजाइन क्यों किया मिडवे? After spending 8 years, मुझे लगा कुछ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आने लगी थी। अच्छा। वो मैंने कभी वो मानी नहीं थी गवर्नमेंट। अच्छा, मैंने जब देखा मिनिस्टर इज नॉट कोऑपरेटिंग, वो ऐसा कुछ हो रहा है, आई थॉट इज बेटर टू लीव। हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा इसमें। तो मगर एक चीज़ मैं बताऊँ, चीफ मिनिस्टर का उस वक्त भी, पहले चीफ मिनिस्टर थे, भी गवर्नर रूल आ गया, फिर गवर्नर ने, ये थे गवर्नर उन दिनों वोहरा साहब, तो वोहरा साहब ने मुझे बुलाया, कहा कि आप जाना चाहते हैं, हम रिज़ाइन करने। कहा सर ये साहब मैंने जाना। उसने कहा नहीं, आई वुड लाइक। आपको क्यों करते हैं? मैंने कहा साहब मैं माहौल थोड़ा चेंज हो गया है, जो मंत्री हैं वो कॉपरेट नहीं करते हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, वो कुछ कहेंगे मैं करूँगा नहीं, तो इसलिए बेटर है कि आई शुड लीव। उसने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा था मैं चीफ सेक्रेटरी को लिखूंगा, उसने कहा नहीं आप मुझे ये भेज दीजिए। अच्छा, उसने कुछ माशाल्लाह आई बिलीव उसने कुछ लिखा उसमें अबाउट मी, माय कंट्रीब्यूशन। ओके, दैट वाज एक्नॉलेज्ड। उसके बाद आपने कोई असाइनमेंट और नहीं ली? नहीं, बस वही डायरेक्टर हूँ मैं कुछ कंपनीज का अभी भी। आपकी रिलेशंस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो भी हैं काफ़ी अच्छी रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने मुख्तलिफ डिस्पेंसेशंस के साथ हैंडल किया है, एनसी लेड गवर्नमेंट, पीडीपी लेड गवर्नमेंट, पीडीपी कांग्रेस लेड, और उसके बाद जो भी डिस्पेंसेशन गवर्नर्स थे। तो आप ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक करते हैं? नहीं देखिए, बैलेंस मंत्र है आप मेंटेनिंग दैट बैलेंस। टू बी ऑनेस्ट विद यू, बैलेंसिंग मैंने नहीं की, उन्होंने की। काम देखा, उन्होंने मेरा काम देखा। मुझे याद है मुफ्ती साहब जब आए, अखबारों में निकलने लगे किस किस को निकालना है, उसमें मेरा नाम भी आ गया। ठीक है, तो मैं मुफ्ती साहब से मिला, एंड इस इंटेंशन से मैं रिज़ाइन करूँगा। यू नो व्हाट ही सेड, उसने जो ही वो आया मेरे पास, अकेला था मैं कमरे में, कहा मुझे पता है आप क्यों आए होंगे, आपने अखबारों में देखा होगा। देखिए मैं आपको जानता नहीं हूँ,
हम मिले नहीं हैं। फिर मैं बताऊंगा उसका एक जो तकरीर उसने की कहीं जम्मू में, तो कहा मैं जानता नहीं हूँ आपको, बट आपको कंटिन्यू करना है। कहा मैं बेंगलोर गया, मैं बॉम्बे गया, मैं दिल्ली गया, मेरे दोस्त मिले जो बिजनेस मैन है, उन्होंने मुझे कहा कि आपने बैंक को कहाँ से कहा है और किस तरह आपने बिजनेस मैनों को ट्रीट किया है, एंड किस तरह वो आपने बैंक में प्रोग्रेस की, इसलिए मैं आपको छोड़ना नहीं चाहूँगा। ओके। तो आपके ताल्लुकात जो है वो रहेंगे, मुझे उसके साथ कोई वास्ता नहीं, अच्छा, बट आपको कंटिन्यू करना है। मैंने उसको एक शर्त, मैंने कहा सर डॉक्टर साहब के टाइम में मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं करा, उसने कहा मेरे टाइम में आपको कोई इंटरफेयर नहीं करा, उसने वो वादा पूरा किया। देयर वाज नो इंटरफेरेंस। तो अदरवाइज तो मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू आई वाज अबाउट टू रिजाइन। मैंने कहा था पता नहीं अगर ये नहीं चाहते हैं व्हाई शुड आई कंटिन्यू, इसलिए बैलेंस मेरी तरफ से उधर से बैलेंस हो गया। अच्छा, उधर से हो गया। उन्होंने मैं भी मेरे काम देखा, काम कोई मद्देनजर रख के कि काम की वजह से उन्होंने कहा ये कंटिन्यू करना, मैंने कंटिन्यू करना है। मुझे याद है जब मैं बैंक से निकला, मुझे बरखादात ने इंटरव्यू किया, कहा नाउ यू आर, आई बिलीव यू आर जॉइनिंग पॉलिटिक्स। मैंने कहा नो आई एम नॉट। यही मेरा क्वेश्चन था। कोई तो उसने कहा क्यों नहीं, मैंने कहा आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। तो मुझे साथ में मुझे जो नहीं कहना चाहिए था, मैंने कहा आई डोंट लाइक पॉलिटिशियंस। मुझे याद है डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया, व्हाट डिड यू से? मैंने कहा सर आप पॉलिटिशियन थोड़ी है। तो बट टू बी ऑनेस्ट आई नेवर लाइक पॉलिटिक्स में मेरा था नहीं, इट वाज नॉट। हालांकि माय फादर वाज इन पॉलिटिक्स, वो जेल भी रहे हैं, पर मेरा नहीं था कभी पॉलिटिक्स। अच्छा, कोई मन नहीं है ना, इस वक्त आप रिटायर्ड है फ्रॉम ऑल दीज असाइनमेंट्स? कोई नहीं, मैं करता हूँ, मेरा अभी भी टचवुड हम एक ट्रस्ट चला रहे हैं, आई डोंट नो वेदर यू। अच्छा, हाँ, उसके बारे में आप बताइए। ये ट्रस्ट देखिए 2014 में हमने देखा कि हमारे गांव में और ऐसे गांव में बहुत जगहों पर लोगों को कुछ सपोर्ट करना चाहिए, वट एवर लिटिल वी कैन। हमारा एक मकान था सीर हमदान में, यस सर, वी डेडिकेटेड दैट टू द ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट को दे दिया। उसके साथ में एक बिल्डिंग क्रिएट की छोटी सी, जिसमें कंप्यूटर सेंटर चला। तो हमने ये किया कि कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे, वहाँ जो लोकल लड़के उधर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। दूसरा हमने क्या किया, आवर फोकस वाज गर्ल एजुकेशन एंड गर्ल एम्प्लॉयमेंट। ओके, हम लड़कियों के लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर खोला, सिलाई, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, ये चीज़ें हमने शुरू की। उसमें क्या हुआ कि जो लड़कियों ने ट्रेनिंग ली, उसमें से बहुत से लड़कियों ने अपने छोटे छोटे बुटीक खोले, यूनिट्स खोले, छोटे छोटे। उनको हमने सपोर्ट दिया। एक साल हमने उनको वो जो जहाँ वो उन्होंने खोले, एक साल हमने उनको किराया दिया, और उसके साथ जो मशीन, सिलाई मशीन और जो चाहिए वो हमने प्रोवाइड किया। दूसरा हमने गर्ल एजुकेशन के लिए उनको सपोर्ट दे दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट। जो उनको हायर एजुकेशन, मतलब कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, उसके लिए एवरी ईयर हमने कुछ उनको सपोर्ट दे दिया। फिर हमने फ्री ट्यूशन शुरू किया। हर साल 2.5 महीने हम फ्री ट्यूशन देते हैं 60 से 70 लड़कियों लड़कों को। राइट सर। जो हम टीचर्स अपॉइंट करते हैं उनको ट्रेनिंग ये देते हैं, ट्यूशन, फ्री ट्यूशन। ये हमने शुरू किया। हेल्थ सेक्टर में हमने एक एम्बुलेंस ली है, फिटेड विद मोबाइल एंडोस्कोप। दिस इज द ओनली मोबाइल एंडोस्कोप अवेलेबल हियर। उसमें मोबाइल एंडोस्कोप, अल्ट्रासाउंड। वो हम जाते हैं जगह जगह, रिमोट विलेजेस में, रिमोट प्लेसेस में, वहाँ जाके फ्री एंडोस्कोपी और फ्री अल्ट्रासाउंड करते हैं। और हम मेडिकल टीम लेते हैं साथ, वो एग्जामिन करते हैं पेशेंट्स को, फ्री मेडिसिन देते हैं। ये हमने अपना काम शुरू किया है। फिर स्पोर्ट्स में हमने वो T20 ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर और भी करते हैं छोटे मोटे काम, गांव में सफाई का हफ्ता रखते हैं, बाकी चीजें करते हैं, सोशल एक्टिविटीज। दिस इज वायर मोर देन मी माय वाइफ इज इन्वॉल्व्ड। वो काफी इंटरेस्ट इसमें लेती है। यस सर। सर, इस ट्रस्ट का नाम क्या है? अहमद एंड हारिस खान चैरिटेबल ट्रस्ट। राइट सर। अच्छा, फ्लड्स में हमने बहुत काम किया। 2014 फ्लड्स। यू वुड बिलीव मी, हम हर एक कश्मीर के कॉर्नर में गए, जहाँ जहाँ फ्लड से प्रॉब्लम आ गई थी, लोगों को नुकसान हो, वहाँ हमने सपोर्ट दे दिया। बट उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्तों का जो बाहर हैं, इन द आउटसाइड स्टेट, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, कहाँ से मुझे इतना सामान आ गया, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन, क्लोथ्स, इतना कुछ आ गया कि मैं सबको जहाँ जहाँ हम पहुँच सके, कुछ सपोर्ट हमने दे दिया।
सर ये तो बहुत ही सोशल एक्टिविटी जो आप मैं एक नाम इसमें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, यस सर, गौतम अदानी, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उसने मुझे प्लेन लोड भेजा, ब्लैंकेट्स और मेडिसिन ड्यूरिंग फ्लड्स, ओके, और उसने मुझे एक एम्बुलेंस भी डोनेट की इस ट्रस्ट को। दैट्स ग्रेट ऑफ हिम सर। सर लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, एक मैसेज लेंगे, बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, टू द करंट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो आज के यंग इस ब्यूरोक्रेसी में आ रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज होगी एज अ ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, और बैंकर्स के लिए कि आप एक प्रोफेशनल बैंकर नहीं थे बट यू ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ इनटू ए मोस्ट प्रोफेशनल बैंकर एंड यू वन सो मेनी अवार्ड्स फॉर द बैंक एंड फॉर योरसेल्फ। तो बैंकर्स के लिए भी क्या होगी मैसेज एज वेल एज दोज यंग ब्यूरोक्रेट्स? देखिए, द मैसेज इज वेरी क्लियर। मैंने जैसे बोला, एटीएम इंट्रोड्यूस करिए, यस सर, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इट हेल्प्स। इससे मुझे हेल्प हुआ बैंक में, और डेडिकेशन और मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे इसी सिलसिले में एक वाक़ा बताऊं। मैं बॉम्बे में था, एक बिजनेस हाउस का बॉन्ड आया था, 15 साल का बॉन्ड। मुझे एक दोस्त ने कहा, यार आप भी 100-200 करोड़ लगा दो इस बॉन्ड में। तो मैंने कहा, देखो यार, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। कोई उनका एक चल रहा था, मैंने कहा उसमें प्रॉब्लम आ रही है यार, 15 साल में पता नहीं क्या होगा, मैं 100-200 करोड़ लगाऊं जेके बैंक के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात है, मैं देना नहीं चाहूँगा, मुझे मेरा मन नहीं करता है देना। कहा, आप कहाँ होंगे 15 साल के बाद? अच्छा, तो दे दो। मैंने कहा, देखो, मेरी पहले मुझे कॉन्शियस सर्व नहीं करेगी, दूसरा मैं कश्मीर में रहता हूँ, और 15 साल के बाद अगर लोगों को ये पता चला मेरी वजह से बैंक में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ओके, एक तो मुझे कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगी, दूसरा मुझे रहना है उस जगह पर। मैं आई वांट टू डू समथिंग फॉर कश्मीर, और आप मुझे कहते हैं कि साहब ऐसा काम करो जिससे बैंक का नुकसान होगा या लोगों का नुकसान होगा। ग्रेट ऑफ यू। तो यही बस ध्यान में रखना है यार, ये अपना बैंक है, अपना इंस्टीट्यूशन है, या अपनी स्टेट है। जितना आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर लोगों के लिए, लोगों की भलाई लिए कर लो, और कुछ लेना देना है नहीं यहाँ। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।